अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोहॉर्ट स्टडी का एक और कंसेप्ट शेयर करूंगा जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन कोहॉर्ट स्टडी। यानी कोहॉर्ट स्टडी में जो हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मालूम करते हैं, यानी कोहॉर्ट स्टडी का जो रिज़ल्ट होता है उसको हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, उसकी एनालिसिस हम किस तरह करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जैसा हमने पढ़ा था कि केस कंट्रोल स्टडी में जब हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मालूम करते हैं या वहाँ पर हम रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हम ऑड्स रेशो और रिलेटिव रिस्क को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जब हम कोहॉर्ट स्टडी में उसके रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसके लिए हम तीन रिस्क इस्तेमाल करते हैं। एक है रिलेटिव रिस्क, एक है एट्रीब्यूटेबल रिस्क और एक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इन सब को इंटरप्रेट करने से पहले हमें चाहिए कि हम पहले इंसिडेंस मालूम करें। तो इंसिडेंस हम किस तरह मालूम करते हैं, वो हम 2x2 टेबल जो है ना उससे मालूम करते हैं। उसमें हम इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड पहले मालूम करते हैं और उसके बाद इंसिडेंस अमंग अनएक्सपोज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास इंसिडेंस आ जाता है तो उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन हमारे लिए आसान हो जाता है और हम रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क के थ्रू रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करके हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिलेटिव रिस्क? रिलेटिव रिस्क, जिसको रिस्क रेशो भी कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली रिस्क या इंसिडेंस का रेशो है जब हम इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग अनएक्सपोज्ड इसको मालूम करते हैं। तो इससे हमारे पास जो रेशो आता है उसको कहते हैं रिलेटिव रिस्क, यानी एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के दरमियान रिलेटिव कितना रिस्क है, किस में ज़्यादा है किस में कम। तो इसके तीन किस्म के रिज़ल्ट आ सकते हैं। या तो हमारे पास रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1 आ सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड। यानी हमारे पास जो हमारे रिज़ल्ट आया है तो उन्होंने ये शो किया कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। यानी जो हमारा एक्सपोजर था वो डिजीज़ को काज नहीं करता, देयर इज़ नो एसोसिएशन। इसका मिसाल मैं इसको आपको इस तरह दूंगा कि मिसाल के तौर पर अगर हम स्टडी कर रहे थे HIV, एड्स और स्मोकिंग के बारे में, तो चूँकि स्मोकिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं है HIV पर, तो यहाँ पर जब हम रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव रिस्क 1 के बराबर होगा। तो उसका मतलब यह हुआ कि कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर हमारे पास रिलेटिव रिस्क 1 से ज़्यादा आ गया, मिसाल 2 आ गया, 1.5 या कोई भी वैल्यू आ गई जो कि 1 से ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंस अमंग अनएक्सपोज्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एसोसिएशन मौजूद है बिटवीन द एक्सपोजर और आउटकम, या इफ़ेक्ट और काज के दरमियान एक तो एसोसिएशन मौजूद है। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग और लंग कैंसर, अगर आप स्मोकिंग और लंग कैंसर की कोहॉर्ट स्टडी करेंगे तो अगर आप उसके रिलेटिव रिस्क मालूम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ग्रेटर देन 1 आएगा। पॉजिटिव एसोसिएशन मींस देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन द टू एक्सपोजर एंड द आउटकम। अगर हमारे पास रिलेटिव रिस्क का रिजल्ट 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सपोजर और जो आउटकम है उनके दरमियान जो ताल्लुक है वो कुछ यूँ है कि एक्सपोजर बजाय ये कि वो डिज़ीज़ काज करे, वो डिज़ीज़ काज नहीं करता बल्कि प्रोटेक्टिव या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट रखता है उस डिज़ीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टडी की गई जिसमें विटामिन A इंटेक और इंटेस्टाइनल जो हमारे पास इंटेस्टाइनल कैंसर था उसके बारे में एक स्टडी की गई। तो वहाँ पर मालूम यह हुआ कि हमारे पास ये विटामिन A जो है ना ये बेनिफिशियल साबित होता है उसके लिए, इंटेस्टाइनल जो कैंसर था। तो इसी तरह जो भी हम कोहॉर्ट स्टडी में हमारे पास जब रिलेटिव रिस्क 1 से कम आता है तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हमने सोचा था कि एक्सपोजर का कोई ताल्लुक है, तो ताल्लुक इस तरह है कि एक्सपोजर बेनिफिशियल या प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट रखता है उस डिज़ीज़ के लिए। तो ये रिलेटिव रिस्क की इंटरप्रिटेशन हो गई। इससे भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम मालूम हो सकता है। दूसरा जो है ना वो है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ में। ये बहुत क्लिनिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम किस तरह डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
एट्रीब्यूटेबल रिस्क बराबर है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग अनएक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड। एट्रीब्यूटेबल रिस्क से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे पास काजिट एक्सपोजर है वो कितना एट्रीब्यूट कर रहा है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द काजेशन ऑफ द डिजीज़। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एट्रीब्यूटेबल रिस्क का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 90 आया, तो इसका मकसद ये हुआ या 90% आया कि हमारे पास जो काजिटिव फैक्टर है, जो एक्सपोजर है, वो 90% एट्रीब्यूट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड द काजेशन ऑफ द डिजीज़। तो अगर हम इसको कंट्रोल करें तो हम 90% उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिलेटिव रिस्क के मुकाबले में एट्रीब्यूटेबल रिस्क ज़्यादा क्लिनिकली मानी खेज़ है, क्योंकि ये हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें मदद देता है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि ये जो एक्सपोजर है वो कितना एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ़र्ज़ करें 90% ये हम एक्सपोजर डिजीज़ काज कर रहा है, तो 10% जो है ना वो कौन काज कर रहा है, तो वो चीज़ जो कि बाकी है, यानी हमारे एक्सपोजर के अलावा जो चीज़ है जो डिजीज़ को काज कर रहा है उसको कहते हैं बैकग्राउंड रिस्क। यानी एक हो गया एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो कि एक्चुअल एक्सपोजर एट्रीब्यूट कर रहा है, और एक है बैकग्राउंड रिस्क जो कि और कोई फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिजीज़ काज हो रही है, उसको कहते हैं बैकग्राउंड रिस्क। तो अगर हम उस एक्सपोजर की वजह से किसी पर्सन में उसका रिस्क, टोटल रिस्क मालूम करना चाहते हैं, तो टोटल रिस्क इन एक्सपोज्ड पर्सन बराबर हो जाएगा बैकग्राउंड रिस्क माइनस एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इस वजह से इस फार्मूले से हमें एट्रीब्यूटेबल रिस्क टोटल रिस्क इन एक्सपोज्ड पर्सन मालूम हो जाएगा। और जो तीसरा रिस्क है वो है हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मकसद ये बराबर है इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन। ये हमें ये बताता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने केसेस आए और उन लोगों में कितने केसेस आए जो कि नॉन एक्सपोज्ड थे। तो इसका मकसद ये है कि ये भी हमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट मालूमात देता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन में टोटल केस जो अनएक्सपोज्ड है अगर उनमें केसेस कम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा काजिटिव फैक्टर को कम करें, उसको कंट्रोल करें, तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में जो केसेस है वो कम हो सकते हैं। यानी पॉपुलेशन कितना एट्रीब्यूट कर रहा है टोटल पॉपुलेशन, तो अगर टोटल पॉपुलेशन में हमारे पास नॉन एक्सपोज्ड में कम है, तो अगर हम डिज़ीज़ के एक्सपोजर को कम करें तो हम टोटल केसेस को कम कर सकते हैं। ये भी हमें इम्पॉर्टेंट मालूमात देता है। तो ये 3 तरीके हैं, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को हॉट स्टडी में मालूम कर सकते हैं या उसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।